हेलो एवरीवन। सो ऑल ऑफ अस नो कि अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है 72 प्रीलिम्स। तो हमारे पास टाइम है कि हम वापस से स्टार्ट करें, एक बार ये करंट अफेयर को रिवाइज़ करें। तो मैं एडिटोरियल का मंथली करंट अफेयर आपको अपडेट दूंगी। जैसे अभी हम आज पहली बार अप्रैल 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, तो हम इसको स्लोली लेके चलेंगे। पहले हम जो ये सेगमेंट है इसमें नेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। नेशनल करंट अफेयर अप्रैल 2025 का बहुत छोटा छोटा वीडियो होगा, आप जल्दी जल्दी रिवाइज़ करके आप देख भी सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल 2025। तो पहला करंट अफेयर यहाँ पे है। सबसे पहले स्टार्टअप महाकुंभ ऑर्गेनाइज़ हुआ है अप्रैल 2025 में। तो कहाँ ऑर्गेनाइज़ हुआ है? भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में। तो हमें इसमें ये याद रखना है कि स्टार्टअप महाकुंभ ऑर्गेनाइज़ हुआ भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में अप्रैल 2025 में। इसका थीम था स्टार्टअप इंडिया 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। तो अभी जितने भी चीज़ मतलब बेसिकली जो कुछ लंबा पीरियड वाला चीज़ होता है ना, या फिर अगर स्टार्टअप से रिलेटेड या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, इसका मेन मोस्टली थीम यही होता है 2047 का, क्योंकि इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनना है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि स्टार्टअप महाकुंभ। तो 2047 इसका थीम था। अब सेकंड पे आते हैं। अप्रैल 8 टू अप्रैल 22 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पोषण पखवाड़ा 2025 ऑर्गेनाइज़ करवाया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन, मतलब पोषण को लेके एक इनिशिएटिव है जिसमें अवेयरनेस स्प्रेड करना है, लोगों को जागरूक करना है पोषण को लेके, इसलिए इसका नाम है पोषण पखवाड़ा। अब पखवाड़ा तो मतलब 15 दिन का होगा ऑलमोस्ट। तो ये अप्रैल 8 से अप्रैल 22 तक है। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चूँकि ये बच्चों को लेके ही मतलब न्यूट्रिशन को लेके पहले इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आपके दिमाग में वैसे भी आना चाहिए। अब अप्रैल 22 अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका थीम क्या था? सेव द अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था अप्रैल 22 को, जिस दिन अर्थ डे मनाते हैं न्यू दिल्ली में। ज़ूम प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन पर्पस क्या है कि उसको 2 वैक्सीन के स्टॉक को देखना, कि मतलब कितना स्टॉक है उसका। पहला एंटी रेबीज़ वैक्सीन, दूसरा एंटी वेनम फॉर स्नेक बाइट। रेबीज़ तो हमें पता ही है कि कुत्तों को काटने से होता है। अब दूसरा लखपति बेडियो प्रोग्राम। ये लखपति बेडियो प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो हमें बस ये याद रखना कि असम गवर्नमेंट ने। अब अगर लखपति बेडियो प्रोग्राम है जो कि किसी वुमेन से रिलेटेड है, तो हमें पता है कि एम्पावर करेंगे वुमेन को, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देके। अब एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट कृषि निवेश पोर्टल किसने शुरू किया? तो ऑफकोर्स जब एग्रीकल्चर वर्ड है तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर होगा। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके नाम से पता चलता है कृषि निवेश पोर्टल। तो निवेश है वहाँ पे, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द सेकंड फेज ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब हम सबको पता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 है। ये पहला 1 वाला आ चुका है, ये 2.0 है। इस प्रोग्राम का मेन एम वही है जो पहले था, कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ऐसे विलेजेस में जो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स शेयर करते हैं। जैसे जो विलेजेस पाकिस्तान के पास होंगे, या जो विलेजेस चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे, चाइना के बॉर्डर के पास होंगे, इंडिया चाइना बॉर्डर, या जो विलेजेस इंडिया नेपाल या इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास होंगे, तो वो सारे विलेजेस इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हैं। तो इसलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम उन विलेजेस को डेवलप करने के लिए होगा। देन वी हैव ह्यूमन HPV वायरस, पैपिलोमा वायरस। तो ये वैक्सीन इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू वैक्सीनेट गर्ल्स जिसका एज है 9 to 14। तो HPV वैक्सीन में हमें बस ये याद रखना है कि एज लिमिट क्या है 9 to 14 ईयर्स, ताकि हम सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकें। तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, बट स्टिल। अब है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2025। इसका ये प्रोग्रेस मेजर करता है 2.5 लाख ग्राम पंचायत जो पूरे इंडिया के अक्रॉस हैं। तो इससे ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में यहाँ पे डिटेल नहीं है, बट मैं आपको बताती हूँ कि गुजरात ने ओवरऑल टॉप किया है स्टेट्स में, और त्रिपुरा स्मॉलर स्टेट्स में। जुगल किशोर पंचायत जो त्रिपुरा का है उसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। बिहार का भी 2 पंचायत है इसमें। अब हम इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात करते हैं, तो ये टाटा ट्रस्ट ने इसको लॉन्च किया है। इसमें फर्स्ट प्लेस कर्नाटका को है, सेकंड प्लेस आंध्र प्रदेश को। दैट्स ऑल, इतना याद करना। हियाल्ड इनिशिएटिव क्या है? हियाल्ड इनिशिएटिव का मेन एम है लिवर हेल्थ को लेके अवेयरनेस, मतलब जागरूकता फैलाना कंट्री में।
लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द कंट्री। तो ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन उत्तराखंड में। टेररिस्ट अटैक पहलगाम में हुआ था, इसके कारण से गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया था। ये ट्रीटी 1960 में साइन किया गया था। किसके असिस्टेंस से? तो वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से। अब AI किरण इनिशिएटिव क्या है? तो किरण मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई उम्मीद की किरण जागी, तो वुमेन ऑलरेडी बहुत कम उनको मौका मिलता है, तो इसीलिए जो प्रमोट कर रही है वुमेन लीडरशिप प्रमोट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। ये किस डिपार्टमेंट के अंदर का है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर AI किरण इनिशिएटिव है तो हमें याद करना है किरण से कि वुमेन है, वुमेन लीडरशिप इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अ मिलिट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम April 1 to 4। इसका डेट इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद कर लो कि मिलिट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में था। ज़ीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी, ये कौन लेके आया है? आंध्र प्रदेश लेके आया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी को एलिमिनेट करना 2047 तक अपने स्टेट से, मतलब आंध्र प्रदेश से। इस P4 में कौन है 4 पिलर? पब्लिक, प्राइवेट, पीपल एंड पार्टनरशिप। अब नेक्स्ट में हम जाते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने 2 हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित किया है। एक है मीठाथल और एक है तिगराना इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, मतलब इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है कि मतलब इंपॉर्टेंट है ये आर्कियोलॉजिकली। और 1 स्टेट 1 RRB पॉलिसी में क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने RRB की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए, उसको सुधारने के लिए और इंटरनल कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए, मतलब खुद RRB एक दूसरे में अगर एक स्टेट में एक RRB है तो कोई कंपटीशन नहीं होगा उस स्टेट में, लेकिन एक स्टेट में अगर ज़्यादा RRB है, एक से ज़्यादा, तो खुद RRB में कंपटीशन होगा। तो उस कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए 1 स्टेट 1 RRB पॉलिसी लेके आ रही है, जिसमें 43 RRB जो है इसको कंसोलिडेट करके 28 RRB में कन्वर्ट करेंगे हम। देन वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज बाय वुमेन एंड, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो कि मॉस्पी है, उसने रिलीज़ किया है वुमेन एंड मेन 2024 रिपोर्ट। तो बस वुमेन एंड मेन 2024 रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया, ये हमें याद रखना है कि मॉस्पी ने रिलीज़ किया है। ये एनालाइज करता है जेंडर बेस्ड डेटा, नाम में पता चल रहा है, अक्रॉस वेरियस सेक्टर। अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया, जिसको प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल चुका है। इस अमेंडमेंट के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें डिटेल में अगर जाते हैं, तो इसमें क्या है ना कि नॉन मुस्लिम मेंबर कंपलसरी हो गया है। इसमें 2 मुस्लिम वुमेन का होना ज़रूरी है। और ये जो एक्ट है, जो मतलब ट्राइब्यूनल होगा, मतलब जो डिसीजन होगा बोर्ड का, उसके अगेंस्ट ट्राइब्यूनल में हम अपील कर सकते हैं 90 डेज़ के अंदर। तो यही कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं। आफ्टर साइनिंग अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ UAE, हाँ देखो, अब IIM अहमदाबाद अपना पहला ओवरसी कैंपस, मतलब देश के बाहर एक कैंपस ओपन करेगा जो कि दुबई में होगा। क्यों, ये कैसे हो रहा है? तो MOU साइन हुआ है UAE गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। प्राइम मिनिस्टर मोदी सऊदी अरेबिया विज़िट कर रहे हैं पहली बार अपने 3rd टर्म में, मतलब मोदी का 3रा टर्म है, तो 3री टर्म में पहली बार वो विज़िट कर रहे हैं। उनको इनवाइट किया था वहाँ के प्रिंस ने। इसका मेन पर्पस है कि वहाँ पे कोऑपरेशन इन ट्रेड, एनर्जी और डिफेंस को हम बढ़ावा दे सकें। April 22 को पहलगाम अटैक हमने ऊपर भी पढ़ा, जिसमें 26 लोग मारे गए। तो गवर्नमेंट ने 5 पॉइंट रिस्पॉन्स इंक्लूड किया। पहला तो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, दूसरा उन्होंने अटारी वाघा बॉर्डर को क्लोज़ कर दिया, तीसरा उन्होंने सार्क वीज़ा स्कीम के अंदर वीज़ा स्कीम कैंसिल कर दिया पाकिस्तान के लिए, चौथा उन्होंने पाकिस्तानी एडवाइज़र को एक्सपेल कर दिया, और उन्होंने 5वां डिप्लोमेटिक स्टाफ्स के नंबर को रिड्यूस कर दिया। उसके बाद उन्होंने लार्ज स्केल सर्च ऑपरेशन भी कंडक्ट करवाए। अब US के वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, यह जानना ज़रूरी है। तो इसका नाम है JD वांस। ये आए थे इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल विजिट में। तो ये पलम एयरपोर्ट जो कि दिल्ली के पास द्वारका में ही है, तो फिर वहाँ पे उतरे थे बस। इनको रिसीव किया था अश्विनी वैष्णव ने। 4 डे का विज़िट था। इनका मेन रोल वही था कि वो इंडिया और US के स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए आए थे। अब ये है मुंबई इंटरनेशनल क्रूज़र टर्मिनल, ये लॉन्च किया गया, इसको इनॉग्रेट किया गया, मतलब इसका शुभारंभ किया गया सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। वहाँ पे उसकी कैपेसिटी कितनी है? उसकी कैपेसिटी 1 मिलियन पैसेंजर, और वो 5 शिप्स को वहाँ पे हम खड़ा कर सकते हैं। अब देखो, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को अमेंड किया गया है, ताकि एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को भी, ताकि हम इंडिया में जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसमें FDI को इनवाइट कर सके। तो पहले FDI बिल्कुल भी नहीं था, अब FDI 49% हो गया है न्यूक्लियर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में। फिर हम 37th कथक फेस्टिवल की बात करते हैं। तो ये कथक फेस्टिवल के साथ
37वां कथक फेस्टिवल था, बट ये पहला कथक लिटरेचर फेस्टिवल था। इसमें 4 घराने, जो मेजर घराने हैं उसके लोग आए थे परफॉर्मेंस के लिए, लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ के, ताकि वो रॉयल पैट्रनेज और कैसे कथक को डेवलप कर सके, कैसे उसको और अच्छा बना सके, तो इन सब के लिए हुआ था। तो हमें बस ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि 31 जो कथक फेस्टिवल था उसी टाइम पे पहला कथक लिटरेचर फेस्टिवल भी हुआ, और 4 घराने लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ हैं। 75th ईयर ऑफ चाइना इंडिया डिप्लोमेसी चल रहा है अभी। प्रेसिडेंट चाइना के कौन है? जी जिनपिंग है। इंडिया के कौन है? प्रेसिडेंट मुर्मू है। उन्होंने ड्रैगन एलिफेंट टैंगो को एम्फेसाइज़ किया, मतलब उसके इम्पोर्टेंस को बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया और चाइना का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। अब डेवलप्ड इंडिया यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज होगा, कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में 1 से 3 अप्रैल के बीच में। फिर एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन और स्पिरिचुअल सेंटर स्टैब्लिश हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो बोध गया में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि एक मेडिटेशन सेंटर मतलब योग ध्यान का केंद्र कहाँ पे बन रहा है, तो वो बोध गया में बन रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के अंदर। तो हमें पहला चीज़ याद रखना है कि कहाँ पे बन रहा है, तो बोध गया में। किस स्कीम के अंदर बन रहा है? तो स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0। भीम 3.0 वर्जन आया है, जो जिसमें 15 से ज़्यादा लैंग्वेजेस, मतलब 15 से ज़्यादा भाषाएँ होंगी। फिर है रेलवे मिनिस्टर राजस्थान। अकॉर्डिंग टू रेलवे मिनिस्टर राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन विथ सोलर एनर्जी प्लांट्स इंस्टॉल। तो देखो, जब हम वो बात करते हैं कि इंडिया में सोलर कैपेसिटी के बारे में, तो फिर सबसे ज़्यादा सोलर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो गुजरात, राजस्थान आता है नाम। कभी राजस्थान ऊपर होता है, कभी गुजरात ऊपर होता है। तो राजस्थान में जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन सोलर एनर्जी प्लांट वाले होंगे। तो हमें बस ये याद रखना है, क्योंकि रेलवे का पर्पस क्या है कि 2030 तक उसको कार्बन एमिशन फ्री होना है। ये एक मेजर स्टेप है उस साइड। तो हमें बस ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी पावर्ड स्टेशन किस राज्य में है, तो वह राजस्थान है। अप्रैल 6 को रामनवमी के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। कहाँ पे? वो पंबन में, रामेश्वरम में। इसका लेंथ है 2.08 किलोमीटर। इसका फाउंडेशन पीएम मोदी ने ही शुरू किया था, इसको 2019 में फाउंडेशन ले किया था। अब 1000 साल पुराना इंस्क्रिप्शन मिला है, किससे रिलेटेड? राजाराज चोला से। कहाँ पे मिला है? सोमागिरी हिल्स इन मदुरई। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि राजाराज चोला से रिलेटेड 1000 साल पुराना इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला है, तो सोमागिरी हिल्स, मदुरई में। इंडिया का कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स रिपोर्ट टीम एंड प्राइवेट कंपनी SISA ने जॉइंटली रिलीज़ किया है इंडिया का पहला डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि पहला है। तो पहला डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो इंडिया कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स रिपोर्ट टीम एंड प्राइवेट कंपनी सीसा। डन। अब है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इको फ्रेंडली कंटेनर शिप का नाम क्या है? तो MSC टर्की है। ये इंडिया के पहला सेमी ऑटोमेटिक पोर्ट, मतलब जो स्वचालित होता है लेकिन वो सेमी स्वचालित है, मतलब पूर्णतः नहीं है, कम्प्लीटली नहीं है। तो वो विजिगम तिरुवनंतपुरम में आया है। मतलब ये जो MSC टर्की एक दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप है, वो हमारे सेमी ऑटोमेटिक पोर्ट विजिगम पोर्ट पे आया है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जारी किया है। ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि गुजरात को फर्स्ट प्लेस मिला है। किसी भी ग्राम पंचायत को A+ कैटेगरी में नहीं रखा गया, और त्रिपुरा को स्मॉल स्टेट्स में फर्स्ट प्लेस मिला है, और जुगल किशोर पंचायत को ओवरऑल फर्स्ट प्लेस मिला है। दैट्स इट। अब सेकेंड फेज ऑफ निवेशिका दीदी इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड किया जाएगा अमंग रूरल वुमेन। तो फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वो पैसों के लेन देन के बारे में बात करेंगे। तो निवेशिका इसका नाम ही है, निवेश करना मतलब इन्वेस्टमेंट करना, तो फाइनेंशियल लिटरेसी होगा। अब ये इनिशिएटिव स्टार्ट किसने किया है? तो इन्वेस्टर एजुकेशन, ये भी नाम में ही पता चलता है कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ये नाम हमें याद रखना है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब है ये कि महाराष्ट्र ने अपने खुलाबाद सिटी के नाम को वापस से पुराने नाम पे बदल दिया, जिसका नाम रत्नपुर था। औरंगजेब का टोम यहीं पे लोकेटेड है। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, मतलब पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटीज़ बनती रहती हैं
एक होता है एडहॉक कमेटी, फिर है स्टैंडिंग कमेटी। तो बहुत सारे टाइप की कमेटी है। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है जो कि रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज के बारे में बात करती है, तो उन्होंने ऐसा सुझाव दिया है कि मनरेगा लॉ के अंदर पहले जो काम का टाइम 100 दिन था उसको बढ़ा के 150 दिन कर दे, और जो डेली वेज 370 रुपये अभी बढ़ के हुआ था तो उसको 400 कर दे। वैसे भी मनरेगा अब रिप्लेस हो रहा है। फिर हरियाणा गवर्नमेंट एंड द स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड, हरियाणा गवर्नमेंट और वहाँ के जो स्टेट के जो बोर्ड है, जैसे बिहार का स्टेट बोर्ड होता है वैसे हरियाणा का भी स्कूल का जो स्टेट बोर्ड्स हैं, तो उन्हें ट्राईलिंगुअल फार्मूला इम्प्लीमेंट करने की घोषणा की है। ट्राईलिंगुअल फार्मूला क्या है? देखो, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोला है कि एक सब्जेक्ट एक हिंदी, मतलब एक रीजनल लैंग्वेज, एक हिंदी एक इंग्लिश, वैसा वाला। जैसे अगर महाराष्ट्र कर रहा था तो मराठी हिंदी इंग्लिश कर रहा था, तो हरियाणा भी करेगा अपना, वैसे ही करके। और कहाँ पे ये अप्लाई कर रहा है अभी? गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल फॉर क्लास 9th एंड 10th। मतलब इस पूरी तरीके से नहीं कर रहा, पूरी शिक्षा में अपने नहीं लगा रहा है, ये क्लास 9th और 10th के लिए कर रहा है। और हरियाणा गवर्नमेंट ने एक और चीज़ अनाउंस की है कि 20% रिजर्वेशन होगा अग्निवीर के लिए पुलिस रिक्रूटमेंट में। तो अग्निवीर वाले जो लोग होते हैं जो सेना में जाते हैं वो बहुत कम समय के लिए जाते हैं, मतलब आई थिंक, मुझे फुल डिटेल तो नहीं पता, बट 19 से 21 शायद उनका एज होता है। तो 2-3 साल के लिए बस जाते हैं, तो इसलिए उनको फिर वापस से जॉब मिले तो 20% रिजर्वेशन उनको पुलिस रिक्रूटमेंट में प्रोवाइड किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, देखो, आर्टिकल 200 एंड 201 ये रिलेटेड है गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के एक्सेंट से। मतलब अगर कोई बिल आया है उनके पास तो वो उस पर अपना सिग्नेचर देते हैं कि मतलब ये मानते हैं, मतलब उस बिल को एक्सेंट देते हैं, मतलब सिग्नेचर करते हैं कि नहीं उस बिल पे। तो ये उसी से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट मस्ट गिव देयर डिसीजन ऑन रिजर्व बिल्स। मतलब ऐसा नहीं किसी बिल को बस रिजर्व करके पेंडिंग छोड़ दिया, तो उनको अपना डिसीजन देना पड़ेगा उस बिल्स पे। अगर एक बिल गवर्नर वापस करता है रिकन्सिडरेशन के लिए, मतलब उस पर चाहता है कि वापस से पुनर्विचार हो, और वापस से लेजिस्लेचर ने उसको पास कर दिया है, तो गवर्नर को उस वापस से पास किए हुए बिल पे 1 महीने के अंदर अपना एक्शन देना पड़ेगा कि नहीं, मतलब उस बिल को मानना पड़ेगा। ये डिसीजन किसने लिया था, किस बेंच ने लिया है? तो ये जस्टिस JB परिदवाला एंड जस्टिस R माधवन ने तमिलनाडु गवर्नमेंट पिटिशन में। अकॉर्डिंग टू RBI रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन अट्रैक्टिंग फंड फॉर प्रोजेक्ट इन द कंट्री। तो सबसे ज़्यादा फंड किस स्टेट के पास आ रहा है RBI रिपोर्ट के अनुसार? तो उत्तर प्रदेश में आ रहा है। अब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो ये हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया है। इसमें उड़ीसा को पहला स्थान मिला है, छत्तीसगढ़ को दूसरा और बिहार को 13वां। तो बिहार में याद करना है क्योंकि दिस इज फॉर BPSC। तेलंगाना बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट शेड्यूल कास्ट क्लासिफिकेशन। तो भी कंट्री में शेड्यूल कास्ट का क्लासिफिकेशन नहीं है कहीं पे, तेलंगाना ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने शेड्यूल कास्ट का क्लासिफिकेशन किया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि MOSPI है, बिहार में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का असेंबलीज़ और पंचायत में अपने देश में। मतलब अपने देश में जो पंचायत और असेंबलीज़ हैं बिहार में पूरे अक्रॉस, तो वहाँ पे बिहार ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। तो दिस वाज फॉर अप्रैल, हमने अप्रैल को भी ख़त्म किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे मई को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।